अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज का लेक्चर हमारा इंतहाई इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू के हवाले से। इसके साथ साथ इस टॉपिक की मैं वर्थ बताता चलूं, चूँकि आज से हम चैप्टर नंबर 12 का फाइनल और थर्ड पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर उस पोर्शन का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे उस थर्ड पोर्शन का और फिर हम इस इंट्रोडक्शन के बाद अपने इस पोर्शन में मौजूद लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। इस टॉपिक की तरतीब कुछ समझ लें। सबसे पहले हम कैपेसिटर के बारे में समझेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है। उसके बाद हम रफली सा देखेंगे कि कैपेसिटर बनता किन चीज़ों से है, किन चीज़ों की ज़रूरत होगी कैपेसिटर को बनाने में। और तीसरे नंबर पर जो मोस्ट कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि कैपेसिटर और बैटरी में क्या फ़र्क है, इन चीज़ों को सबसे पहले हम फोकस में लाएंगे। उसके बाद हम कैपेसिटर से जुड़ी टर्म्स और इक्वेशन को क्लियर करेंगे। सबसे पहले बेटा आपको मैं बताता चलूं कि कैपेसिटर का दूसरा नाम कंडेंसर भी लिया जाता है। कैपेसिटर या कंडेंसर ये दोनों सेम सेंस रखते हैं। अब कैपेसिटर है क्या, तवज्जो से समझिएगा, बड़ी आसान डेफिनेशन है। ये एक डिवाइस है, टू टर्मिनल, जो एनर्जी को स्टोर करती है। कौन सी एनर्जी स्टोर करेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ स्टोर करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद कहाँ होगी? कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में। और वो एनर्जी की स्टोरेज पॉसिबल किस वजह से होगी? क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स में चार्ज स्टोर होगा और उस चार्ज की स्टोरेज की वजह से एनर्जी की स्टोरेज पॉसिबल होगी। रिपीट करते हैं बात को। एक ऐसी डिवाइस जिसने एनर्जी को स्टोर करना है। कौन सी एनर्जी को? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। कहां स्टोर करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में जो प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है। और बेटा किस वजह से स्टोरेज पॉसिबल होगी? बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ चार्ज। यहां पर इसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज अ डिवाइस, और मैंने आपको अभी बताया ये टू टर्मिनल है। इट इज अ डिवाइस विच इज used to store energy। और बेटा कौन सी एनर्जी स्टोर करेगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद कहाँ होती है? बिटवीन दी प्लेट्स। और बेटा किस वजह से ये एनर्जी स्टोर करेगी? बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये बेटा हमारे पास कैपेसिटर की डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के अंदर बेटा देखिए कितने एमसीक्यू कवर हो रहे हैं कि कैपेसिटर कितने टर्मिनल डिवाइस है? टू टर्मिनल।
इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। कहां स्टोर होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मौजूद कहां होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में। और ये एनर्जी की स्टोरेज पॉसिबल किस वजह से होती है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि कैपेसिटर बनता कैसे है। ये हमने रफली सा समझना है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में लाना है। कैपेसिटर को बनाने के लिए दो कंडक्टर्स चाहिए और उनको सेपरेट करना है, दरमियान में एक इंसुलेटर रखकर। कैपेसिटर बनाने के लिए दो कंडक्टर्स चाहिए और वो कंडक्टर्स सेपरेट किस मदद से होंगे बेटा? ड्यू टू या बिकॉज ऑफ इंसुलेटर। दुनिया का सबसे पहला जो कैपेसिटर बनाया गया था उसमें पहला कंडक्टर पानी लिया गया था, वाटर। दूसरा कंडक्टर जो बनाने वाला था उसका हाथ था और उस पानी और हाथ के दरमियान में जो इंसुलेटर था वो ग्लास था जिसमें वो पानी लिया गया था। क्लियर है बात? अब बेटा अगर दो कंडक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स होंगे तो ऐसा कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाएगा। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि कैपेसिटर और बैटरी में क्या डिफरेंस है। गौर से समझिएगा, यहां पर मैं समझाने लगा हूं कैपेसिटर वर्सेस बैटरी। ये बेटा क्यों यहां पर मैं समझा रहा हूं? क्योंकि हमने पढ़ा बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करती है। आज हम देख रहे हैं कैपेसिटर भी एनर्जी को स्टोर करता है। तो फिर इन दोनों में क्यों डिफरेंस है? जब एक चीज हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो फिर हम इसको क्यों पढ़ने जा रहे हैं? सबसे पहले देखिएगा कैपेसिटर और बैटरी के बारे में पहला पॉइंट, बोथ आर एनर्जी स्टोरेज हाउस। मैं यूं कहूंगा ये दोनों ऐसे घर हैं जिन घरों में एनर्जी स्टोर होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बोथ कैन प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। दोनों सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेटा ये तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट आ गए। तीसरा पॉइंट, द वे दे स्टोर एनर्जी इज डिफरेंट। इन दोनों का एनर्जी को स्टोर करना डिफरेंट है। ये पहला डिफरेंस। और आखिरी पॉइंट यहां पर मैं लिख रहा हूं, फिर मैं वाइंड अप करता हूं, द वे दे रिलीज एनर्जी इज डिफरेंट। मैं बेटा अब एक सिंपल सी एग्जांपल से अपनी इस बात को समझाता हूं। देखें, याद रखना है बैटरी एनर्जी रिलीज करती है कांस्टेंट फॉर्म में। रिपीट कर रहा हूं, बैटरी एनर्जी रिलीज करेगी कंट्रोल्ड और कांस्टेंट फॉर्म में विद टाइम। कैपेसिटर एनर्जी रिलीज करता है सडन और लार्ज अमाउंट में। ये बेटा दोनों में आप मेन डिफरेंस कोट कर सकते हैं कि कैपेसिटर ने एनर्जी को जो रिलीज करना है वो एट वंस होगा और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर देगा। अब इसकी एग्जांपल जरा समझिएगा।
आप लोग मोबाइल में फ्लैश यूज करते हैं पिक्चर बनाने के लिए, तो फ्लैश का क्या काम होता है? सडन एनर्जी रिलीज करके फिर से बंद हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर ने जितनी एनर्जी स्टोर की थी वो एक ही दम इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश सारी एनर्जी रिलीज कर दी। उसके बाद उसको फिर से चार्जिंग की जरूरत है, फिर जाकर वो अगला फ्लैश ऑन ऑफ करेगा। ये बेटा कैपेसिटर है। और बैटरी ने क्या करना होता है? इसने एनर्जी रिलीज करनी होती है कॉन्स्टेंटली। क्लियर है बात? इसकी एक और एग्जांपल भी बेटा आप जहन में रख लें। आपके पास फर्ज कर लें एक डैम है और उस डैम के अंदर गेट्स मौजूद हैं जो पानी का फ्लो कंट्रोल करते हैं। अब गेट्स जब तक ऑन हैं तब तक पानी रिलीज होगा कंट्रोल्ड अमाउंट में और कांस्टेंट अमाउंट में इंस्टेंटली। और अगर उन गेट्स को आप रिमूव कर दें या उनका फंक्शन खत्म हो जाए तो पानी का जो फ्लो है वो सडन होगा, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करेगा एक वक्त में। तो ये बेटा कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस आप समझ सकते हैं। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट हम मूव करेंगे कैपेसिटर की डायग्राम पर, और कैपेसिटर की डायग्राम समझने के बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि हमें यह पता चल जाए कि कैपेसिटर में जो चार्ज या एनर्जी स्टोर होती है वो किस फिनोमिना की वजह से होती है। उसके बाद हम उस एनर्जी स्टोरेज की इक्वेशन की तरफ मूव करके अपना टॉपिक फाइनलाइज कर देंगे। फर्ज कर लें हमारे पास एक कैपेसिटर मौजूद है और ये कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल प्लेट्स है। ये पहली प्लेट है, इस प्लेट से दूसरी प्लेट के दरमियान में जो हमने बेटा सेपरेशन रखी उस सेपरेशन को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ये हमारे पास कैपेसिटर है जो कि दो पैरेलल प्लेट्स पर मुश्तमिल है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन रखी गई वो स्मॉल डी है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम मौजूद है वो बेटा फ्री स्पेस है। होप सो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। या वैक्यूम है। अब तवज्जो करनी है, ये दोनों प्लेट्स कंडक्टर, इनके दरमियान में फ्री स्पेस या वैक्यूम क्या होगा बेटा? इंसुलेटर। अब इन दोनों को सेपरेट किया गया है इंसुलेटर से, तो ये क्या बन जाएगा? कैपेसिटर। अब आपने इन दोनों प्लेट्स को एक बैटरी से अटैच किया जिस बैटरी का पोटेंशियल V है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी का पोटेंशियल है बेटा V। अब कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, और इस कैपेसिटर की प्लेट पर पहुंचेगा जो प्लेट बैटरी के इस टर्मिनल से अटैच है। लेट्स से ये चार्ज यहां पर आ गया। अब गौर से बेटा बात समझनी है, इसके सामने एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट मौजूद है जिस पर अभी तक कोई चार्ज नहीं है। समझिएगा, जब एक चार्ज्ड बॉडी के करीब एक न्यूट्रल बॉडी रखी जाती है तो न्यूट्रल बॉडी पर चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगी कि जो पोर्शन चार्ज्ड बॉडी को फेस करेगा उस पर एक तरह का चार्ज और दूसरे हिस्से पर दूसरी तरह का चार्ज आ जाएगा। इस अमल को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। तो ये बेटा देखिएगा, पॉजिटिव के सामने इनर सरफेस पर नेगेटिव आया और प्लेट की आउटर सरफेस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव।
और जू जू बेटा इस पर चार्ज की स्टोरेज बढ़ती जाएगी, इस प्लेट पर भी चार्जेस की रीडिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगी। यहां से बैटरी एक पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को देगी और यहां से एक पॉजिटिव चार्ज बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल ने अट्रैक्ट करके वापस ले लेना है। इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नाम देते हैं। तो यहां पर सबसे पहला एमसीक्यू हम क्या लिखेंगे? चार्ज इज स्टोर्ड ऑन दी प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो चार्ज स्टोर होता है इज ड्यू टू फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर है बात? अब बेटा इससे नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यू। उसके बाद बेटा हम फाइनलाइज करेंगे। देखें, जहां पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होगी। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में इलिमिनेट होगी। और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहां पोटेंशियल भी मौजूद है। देखें, चार्ज जहां होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में हमने पढ़ा। तो बेटा याद रख लें, इन चार्जेस की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा। और बेटा कैपेसिटर की प्लेट पर चार्ज तब तक स्टोर होता रहेगा जब प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल बराबर नहीं आ जाता बैटरी के पोटेंशियल के। जब ये दोनों पोटेंशियल आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर आ जाएंगे तो कैपेसिटर पर चार्ज की स्टोरेज खत्म हो जाएगी। हम कहेंगे कि कैपेसिटर मुकम्मल तौर पर चार्ज हो चुका है। फिर वो सडन एनर्जी को रिलीज करके डिस्चार्ज होगा, फिर से बैटरी को उसको चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा। और कब तक चार्ज स्टोर होता रहता है? जब तक प्लेट्स के दरमियान का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर नहीं आ जाता बैटरी के पोटेंशियल के। आखिरी एमसीक्यू की तरफ बेटा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। नेट चार्ज दोनों प्लेट्स पर बेटा जीरो होगा। वजह क्या है? इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव दोनों को जमा करें, Q पॉजिटिव प्लस Q नेगेटिव, क्योंकि अमाउंट सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, तो नेट चार्ज दोनों प्लेट्स पर कितना हो जाएगा बेटा? जीरो। होप सो यहां तक बेटा बात मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट हम कैपेसिटर की बेसिक इक्वेशन की तरफ मूव करेंगे। गौर से समझिएगा, हमने इस डायाग्राम में जितना भी कुछ पढ़ा उससे एक चीज सीखी कि चार्ज जो स्टोर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स के। अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ाते जाएंगे स्टोर होने की, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। अब ये Q क्या है? चार्ज ऑन either side of plates या either of plates, दोनों प्लेट्स में से किसी प्लेट पर ये Q चार्ज की अमाउंट है। अगर यहां पर बोथ प्लेट्स की बात करता तो चार्ज तो बेटा जीरो था, इस वजह से इधर की बात करेंगे। और पोटेंशियल क्या है बेटा? V, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब हमें एक बात बखूबी पता है, प्रोपोर्शनैलिटी जब भी खत्म की जाती है तो सबसे पहले इक्वालिटी, दूसरे नंबर पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यहां पर कांस्टेंट C है जिसको हम कैपेसिटेंस
ऑफ कैपेसिटर का नाम देते हैं। सी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का नाम देते हैं। क्लियर है? यहां से सबसे पहले हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन करेंगे, फिर इसका फॉर्मूला और यूनिट की तरफ करेंगे। इट इज अ कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, इट इज अ मेजर ऑफ ability of capacitor to store charge। कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, उसकी मेजरमेंट कैपेसिटेंस कहलाती है। यहां से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इधर ही रहेगा, V इधर आकर डिवाइड होगा, तो मैं लिख सकता हूं Q ओवर V इज इक्वल टू C। यहां से बेटा Q का यूनिट कूलम, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, कैपेसिटेंस का यूनिट फैरेड। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि फैरेड इज इक्वल टू कूलम ओवर वोल्ट। अब यहां पर बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और उस शॉर्ट क्वेश्चन की हम डेफिनेशन भी लिख लेते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ यूं आएगा, डिफाइन 1 फैरेड। 1 फैरेड को डिफाइन करें। अब बेटा गौर से समझिएगा, 1 फैरेड कैपेसिटेंस कब होगी? जब 1 कूलम का चार्ज प्लेट को दिया जाएगा, दोनों में से किसी एक को, और उस वजह से 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे कि कैपेसिटेंस 1 फैरेड हो गई। दी कैपेसिटेंस of capacitor is 1 farad when a charge of 1 coulomb is given to one of the plates of parallel plate capacitor produces, क्या प्रोड्यूस करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कितना बेटा? 1 वोल्ट बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के दरमियान में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस कर देगा। तो तब कैपेसिटेंस कितनी होगी बेटा? 1 फैरेड। और याद रख लें, फैरेड लार्ज या बड़ा यूनिट है कैपेसिटेंस का, इसलिए हम कैपेसिटेंस के जो यूनिट प्रैक्टिकली यूज करते हैं उसमें आता है बेटा माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड। अब माइक्रोफैरेड और पिकोफैरेड की वैल्यू कितनी होती है? इसमें माइक्रो बी प्रीफिक्स, पिको बी प्रीफिक्स, ये मैंने आपको इसी सीरीज का जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें बताया है। अगर आपने किसी ने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो सुन ले, जिसमें आपको प्रीफिक्सेस की वैल्यूज और उनके सिंबल्स के बारे में रिकॉल करने में मदद मिल जाए। ये बेटा हमारा टॉपिक था कैपेसिटर के बारे में। नेक्स्ट हम लॉन्ग टॉपिक करेंगे और वो होगा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। उन फैक्टर्स के हमने फॉर्मूला की मदद से डेरिवेशन करनी। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर किन